माधव जब अपने बड़े चाचा के पुत्र से विदा होकर बाग में लौटा तो उसने एक आगंतुक को प्रतीक्षा करते हुए पाया। उसके हाथ में एक पत्र था जिस पर लिखा था जरूरी। माधव तुरंत उसे खोलकर पढ़ने लगा। जिले के सदर से उसके वकील ने यह चिट्ठी भेजी थी। उसमें यूं लिखा था, महाशय, वो अधीन सदन में रहकर विशेष प्रयत्न से आपके मुकदमे देखने के काम में लगा है। सभी मुकदमों में आप ही की जीत होने की संभावना है। माधव ने सोचा, सभी में? ये तुम कैसे कह सकते हो मिस्टर वकील? क्योंकि मेरा कोई झूठा मुकदमा नहीं है। लेकिन अदालत में क्या हमेशा न्याय ही होता है? इसलिए तुम्हारे इस कथन को कुछ समय बाद ही मानना होगा। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि वकील आदमी का काम है मुकदमा लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि वकील आदमी काम का है। मुकदमा अच्छा लड़ता है। माधव आगे पढ़ने लगा। बहुत दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि आपकी चाची जी ने मुख्तार के द्वारा सदर न्यायालय में इस आशय का एक मुकदमा दायर किया है कि उनके पति का वसीयतनामा फर्जी है और वो अपनी जायदाद वापस पाने का दावा करती हैं। चाची जी दुखी माधव के हाथ से चिट्ठी गिर पड़ी। हे भगवान, सारी संपत्ति लौटा लेना चाहती है। मैंने छल किया है। बेईमान को लात मारकर घर से निकाल दूंगा। माधव खड़ा हुआ, थोड़ी देर तक सोच विचार करता रहा, फिर आगे पढ़ने लगा। ऐसा करने का परामर्श उन्हें किसने दिया, ये प्रत्यक्ष रूप से मालूम नहीं हो सकता। मैंने इसका पता लगाने में कोई कसर नहीं उठा रखी है, पर इसमें संदेह नहीं कि इसके पीछे अवश्य कोई है जिसने ऐसा करने की सलाह दी है। मैंने एक आदमी का नाम भी सुना है। इसमें बड़े बड़े आदमियों का हाथ है। माधव ने सोचा, परामर्श देने वाला कौन हो सकते हैं? पड़ोस के एक जमींदार का विचार आया। फिर एक आदमी के बारे में सोचा, परंतु उनमें से किसी के द्वारा यह काम होना संभव न जान पड़ा। माधव फिर पढ़ने लगा। लेकिन आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूं कि वसीयत फर्जी नहीं है। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं कि हमेशा धर्म की ही जय होती है, लेकिन फिर भी सावधान तो होना ही पड़ेगा। जज कोर्ट के अमुक बाबू को और अमुक वकील को वकालतनामा देना होगा। आवश्यकता पड़ने पर अदालत से भी एक आदमी को खड़ा करना पड़ सकता है। सवाल जवाब एवं बहस के दिन सुप्रीम कोर्ट के एक बैरिस्टर को रख लिया जाए तो बेहतर होगा। सेवक में भी जितनी क्षमता है उसका प्रयोग जरूर करूंगा। मैं जी जान से इस मुकदमे की पैरवी करूंगा। हुजूर की आज्ञा के इंतजार में। पुनश्च आवश्यक खर्च के लिए कृपया 1000 रुपया भेज दें। पत्र पढ़ते ही पहले माधव के मन में आया कि वो चाची जी के पास जाकर उनके इस अजीबोगरीब व्यवहार के लिए सवाल जवाब करे। जैसे विचार को लेकर अंदर गया, वहां बच्चों तथा स्त्रियों का शोरगुल देखकर उसका हौसला ठंडा पड़ गया। एक दासी गृहस्थी की छोटी मोटी चीजों की कमी के कारण ऊंचे गले से चिल्ला रही थी। दूसरी नौकरानी झाड़ू हाथ में लिए फर्श पर इधर उधर बिखरे सब्जी के छिलके इकट्ठे कर रही थी। जिसने सब्जी छीली थी उसके विरुद्ध बार बार अनाप शनाप बक रही थी। तीसरी दासी आंगन के कोने में बैठी पीतल के बर्तन साफ कर रही थी। वो रसोई पकाने वाली के लिए तीखे बाण छोड़ रही थी, क्योंकि उसने खाना बनाते समय बर्तनों पर कालिख जमा दी थी। रसोई बनाने वाली इस समय घर की मालकिन के साथ रात की रसोई के लिए कितना घी चाहिए इस बात को लेकर बहस कर रही थी। इसी कारण बर्तन मांजने वाले उसको लोग परलोग की गालियां दे रही थी और रसोई बनाने वाली जरूरत से ज्यादा घी मांग रही थी ताकि अपने लिए चुपके से थोड़ा सा घी बचाया जा सके। एक कोने पर रात के खाने की व्यवस्था बहुत ही शोभनीय थी। दो नंग धड़ंग बच्चे आपस में लड़ते हुए एक दूसरे के बाल नोचने का प्रयत्न करते हुए अपनी वीरता दिखाने का प्रयास कर रहे थे। छत पर बैठी हुई कुछ लड़कियां अटगम बटगम खेल रही थी। माधव थोड़ी देर खड़ा रहा और सोच विचार करता रहा कि इस शोर शराबे में उसकी बात कौन सुनेगा। जब इंतजार असहनीय हो गया तो ऊंचे गले से बोला, अब तुम लोग चुप हो जाओ तो एक बात कहूं। इस बात का असर ये हुआ कि जो जहां पर था चुप हो गया। सब दासियां जो अपना अपना राग अलाप रही थीं, सब चुप हो गई। रसोई बनाने वाली जो घी के बारे में कह रही थी, वो बिना घी लाए बर्तन ही जल्दी से उठाकर ले गई। केवल घर की मालकिन ही शांत स्थिर भाव से घर के मालिक के सामने खड़ी हो गई। माधव ने उन्हें इशारे करके कहा, मौसी, माजरा क्या है? घर में कैसा बाजार लगा है? मौसी ने हंसकर कहा, चार औरतें एक जगह होने से जो हुआ करता है
वही हो रहा है। चिल्लाना ही तो उनका स्वभाव है बेटा। माधव, चाची जी कहाँ हैं? मौसी, ये तो मैं भी सोच रही हूँ, सवेरे से ही उन्हें नहीं देखा। माधव ने हैरानी से पूछा, सवेरे से ही नहीं देखा? तब तो लगता है बात सच है। मौसी, क्या सच है भैया? माधव, कोई खास बात नहीं, फिर तुम्हें बताऊंगा। जरा पूछ कर देखो, किसी ने उन्हें देखा तो नहीं? मछली और पीतल के बर्तनों जो अब तक उलझी हुई थी, उनको संबोधन करके मौसी ने कहा, अंबिका, श्रीमती, तुमने क्या उन्हें देखा है? वो धीमे स्वर में बोली, ना। मौसी ने कहा, आश्चर्य है। इसके बाद उसने जैसे सबको संबोधन करके कहा, किसी ने उन्हें देखा है? दीवार के पास किसी ने जवाब दिया, नहाने के समय उन्हें बड़ी तरफ देखा था। मौसी ने हैरान होकर कहा, बड़ी तरफ? माधव भी कह उठा, बड़ी तरफ? माथुर दादा के यहाँ? माधव जैसे तुरंत मामले को समझ गया। उसने कुछ अस्पष्ट शब्दों में कहा, तो क्या माथुर दादा ही सब कुछ करवा रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन पर संदेह नहीं करना चाहिए। इसके बाद ऊंचे गले से वहां उपस्थित स्त्रियों में से एक को संबोधन करके कहा, देखो, अगर चाची जी वहां हो तो उन्हें अभी यहां आने के लिए कहो। अगर ना आना चाहें तो उसका कारण न जान। इसके बाद ऊंचे गले से वहां उपस्थित स्त्रियों में से एक को संबोधन करके माधव ने कहा, देखो, अगर चाची जी वहां हो तो उन्हें अभी यहां आने के लिए कहो। अगर ना आना चाहे तो उसका कारण जानो। उधर पति के हाथों कठोर लांछन पाने के बाद मातंगिनी बाहर नहीं निकली। द्वार बंद करके अपनी मानसिक यंत्रणा में बेसुध पड़ी रही। बुआ ने ठीक समय रात का भोजन तैयार किया, लेकिन उसका तथा ननंद का समझाना बुझाना सब व्यर्थ गया। बाहर निकलकर न तो उसने भोजन किया, न ही फुफुआ सास तथा ननंद ने किया, क्योंकि वे भी दुख में डूबी हुई थी। चरपाई पर पड़ी हुई मातंगी सोच रही थी कि क्या उसे जिंदगी भर इसी तरह दुख उठाना पड़ेगा। वो जानती थी कि उसका स्वामी आज रात उसके पास कमरे में नहीं आएगा। उसके साथ नाराज होने पर ऐसा करना उसके स्वभाव में था। इससे मातंगिनी को खुशी ही थी, क्योंकि अकेली रहने पर वो अपनी चिंता दशा पर विचार बिना किसी रुकावट के कर सकेगी। अंधेरा होने पर धीरे धीरे सब सोने चले गए और बाहर गहरी नीरवता छाने लगी। मातंगिनी के कमरे में दीपक न जलने से घना अंधेरा था। केवल एक छोटी सी खिड़की से चंद्रमा का कुछ प्रकाश अंदर आ रहा था। तकिए पर सिर रखे मातंगिनी लेटी हुई थी। गर्मी के कारण उसने छाती पर से आंचल हटा रखा था। वो चांद की किरणों की रोशनी को देखती हुई बचपन के ख्यालों में खोई हुई थी। उसके मन में बचपन की याद के चित्र चलचित्र के दृश्यों के समान घूम रहे थे। कैसे वो और उसकी छोटी बहन स्वच्छ निर्मल आकाश के नीचे आपस में अपने बाल्यकाल में खेला करती थी। किसी तरह वो अपनी दादी के मुख से बच्चों के मन को भाने वाली कहानियां सुना करती थी। विवाह के पश्चात इन 8 वर्षों में कितना बदलाव आ गया है। जिन चेहरों को वो प्यार करती थी और जिनकी याद में वो अपने हृदय में संजो कर रखती थी, वो सब न जाने कहां जाकर खो गए। उन सब की हंसी देखने को और स्नेहपूर्ण शब्द सुनने को अब वो कहाँ मिलेगा। वो जितना बीती बातों को भूलना चाहती, उतनी ही वो परेशान करती थी। सोचते सोचते सहसा उसे याद आया कि उसके पास यहाँ भी एक वैसा ही स्नेहमयी प्राणी रहता है। कनक सीधी सादी सरल स्त्री है। मातंगिनी केवल उसे अपने मन की गोपनीय बातें बताकर अपना मन हल्का कर लेती है। वो यही सोचती हुई रो रही थी कि जीवन की इस नारकीय यंत्रणा से उसे कब छुटकारा मिलेगा। ग्रीष्मकाल की प्रचंड गर्म रात उससे सही नहीं जा रही थी, अतः वो खिड़की खोलने को उठी। खिड़की खोलते खोलते वो रुकी। उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई दबे पांव कोई बाहर चला जा रहा है। जिस खिड़की के पास वो खड़ी थी, ठीक उसी के पास से ये आहट हो रही थी। कच्चे घरों की खिड़कियां जिस तरह होती हैं, उसी तरह ये भी थी। 3 फुट लंबी, 2 फुट चौड़ी और फर्श से इसकी ऊंचाई 2 फुट से ज्यादा न थी। मातंगनी ठहर गई और खिड़की के बीच से बाहर देखने का प्रयास करने लगी, लेकिन दूर चंद्रमा की रोशनी में स्वच्छ निर्मल आकाश तथा कुछ वृक्षों के सिवा कुछ न दिखाई दिया।
पैरों की आवाज जहां से आ रही थी वो आसमान की पगडंडी पर चल रहे थे। किसी राहगीर के पैरों की आवाज न थी। वो थोड़ा डर गई। वो पत्थर की प्रतिमा की तरह कान उठाकर फिर उस शब्द को सुनने की कोशिश करने लगी। मातंगनी ने सुना, दो आदमी आपस में कुछ फुसफुसाकर बातें कर रहे थे। बातें करने वालों में एक आवाज उसे अपने पति की ही लगी। पति की आवाज पहचान कर उसकी उत्सुकता ज्यादा बढ़ गई। उसकी आवाज ज्यादा ऊंची थी। मातंगनी तथा उन दोनों के बीच केवल एक मिट्टी की दीवार थी। इस कारण सारी बातें स्पष्ट सुनाई तो नहीं दे रही थी, फिर भी उनकी बातों का उद्देश्य तो समझ में आ ही रहा था। दोनों आदमियों के आपस में बातचीत करने पर एक ने कहा, इतने जोर से क्यों बोलते हो? तुम्हारे घर के लोग जान जाएंगे। मातंगनी ने राजमोहन की आवाज पहचान ली। वो कह रहा था, इतनी रात को सब सो चुके हैं, कोई नहीं जाग रहा है। दूसरी आवाज, अच्छा देखो, दीवार से जरा दूर हटकर बात करने में कोई हर्ज है। अगर कोई जाग भी रहा होगा तो हमारी बात ना सुन पाएगा। राजमोहन, नहीं, यहीं पर ठीक है। अगर कोई जागता भी हो तो यही जगह सबसे ज्यादा सुरक्षित है। दीवार तथा छप्पर की आड़ होने से हमें कोई देख ना सकेगा। खिड़की के बीच से भी ये जगह देखी ना जा सकेगी। इतनी रात में अगर कोई घर से बाहर आ भी जाए तो हमें देख ना सकेगा। दूसरे ने प्रश्न किया, अच्छा, इस कमरे में कौन रहता है? राजमोहन, इससे तुम्हें मतलब? किंतु जल्दी ही अपने पर काबू पाकर बोला, तुमसे कहने में कोई हानि नहीं। ये मेरे सोने की कोठरी है। मेरी पत्नी के सिवा इसमें और कोई नहीं है। दूसरे ने पूछा, तुम्हारी पत्नी जाग भी तो सकती है? राजमोहन, नहीं, वह अवश्य सो रही होगी। खैर, फिर भी खड़े रहो, मैं अभी देख कर आता हूं। मातंगनी दबे पांव से अपनी चारपाई के पास गई और बिना आहट किए उस पर बैठ गई। उसके बाद बहुत होशियारी से उस पर लेट गई और आंखें बंद कर ली, जैसे गहरी नींद में सो रही हो। राजमोहन ने कोठरी के पास आकर धीरे से पुकारा। कुछ लाभ न हुआ। राजमोहन जान गया कि मातंगनी जरूर सो चुकी है। ये सोचकर कि मुझसे नाराज होने से चुप रहना भी मुश्किल है, इसलिए कोठरी के अंदर जाकर देखना होगा। पत्नी के नाराज होने का कारण भी ठीक ही है। उसके साथ आज उसने बहुत बुरा बर्ताव किया। राजमोहन रसोई घर से दिया हाथ में लेकर सोने की कोठरी के द्वार पर आया। दिया नीचे रखकर उसने संधि में हाथ डालकर अंदर से दरवाजा खोल दिया और दिया लेकर अंदर चला गया। उसने देखा कि उसकी स्त्री चारपाई पर पड़ी अस्त व्यस्त सो रही है। उसने धीमी आवाज में मातंगनी का नाम लेकर पुकारा, ताकि अगर वो क्रोध के कारण चुप होगी तो मीठी आवाज सुनकर जाग उठेगी। मातंगनी फिर भी ऐसे ही पड़ी रही। उसकी सांस सोए हुए व्यक्ति की तरह चल रही थी। उसके सोने का बहाना करने का कोई कारण राजमोहन जान न सका। पत्नी के बारे में ये निश्चय हो जाने पर कि वो सो रही है, वो निश्चिंत होकर कोठरी से बाहर आ गया। जिस सावधानी से उसने दरवाजा खोला था, उसी सावधानी से उसे बंद भी कर दिया। इसके बाद दिया बुझाकर वो सोने वाले के द्वार पर हल्की हल्की चाप करके सोने वालों के नाम लेकर पुकारने लगा। किसी को जागता न पाकर वो अपने साथी के पास लौट आया। पति के पैरों की आहट दूर जाते देखकर वो फिर उठकर खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई तथा कान लगाकर सुनने लगी। किसी तरह की डरने की कोई बात नहीं है। राजमोहन के अज्ञात साथी ने कहा, तो क्या तुम इस मामले में हमारी सहायता करने को तैयार हो? राजमोहन ने जवाब दिया, विशेष राजी तो नहीं हूं। अवश्य यहां तक आगे बढ़कर साधु बनने का ढोंग मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन बात यह है कि इस आदमी को मैं यद्यपि बिल्कुल पसंद नहीं करता, फिर भी उसने मेरे साथ बहुत उपकार किया है। दूसरे धूर्त आदमी ने कहा, तो तुम उसे क्यों पसंद नहीं करते? राजमोहन ने कहा, तुम क्यों पूछते हो? उसने बेशक मेरी भलाई की है, लेकिन बुराई भी कुछ कम नहीं की है। दूसरा व्यक्ति, तो फिर हम लोगों की सहायता करने में इतना संकोच क्यों? राजमोहन, सहायता तो करूंगा, लेकिन मैं जो मांगूंगा वो मुझे देना पड़ेगा। मैं उस जगह से उठ जाना चाहता हूं, लेकिन और जगह जाने से मुझे 2 जून की रोटी भी पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मुझे इतना रुपया चाहिए कि और जगह जाने से मुझे भूख को ना मरना पड़े। आगंतुक ने पूछा, कितना रुपया चाहिए? राजमोहन ने जवाब दिया, मुझे क्या करना होगा?
यह इस बात पर निर्भर करता है आगंतुक, एक बार जो कर चुके हो वही करना होगा। उसकी जो कुछ अस्थावर संपत्ति है वो सब खिसकानी होगी। अब की बार नकदी के अलावा जो कुछ मिलेगा वो सब तुम्हारी जिम्मे है, लेकिन ये काम आज रात को ही करना चाहिए। राजमोहन ने कहा, समझ रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों को इस काम में मेरी कितनी सहायता चाहिए? इतने बड़े घर में ऐसी हरकत करने का फल क्या होगा? ये तुम समझ रहे हो, संपत्ति का पता लगाने में कैसा कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। संपत्ति का पता लगाने में कैसा परिश्रम करना पड़ेगा, ये सब कुछ तो तुम जानते ही हो। फिर तुम लोगों को एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो तुम्हारी इस अपहृत संपत्ति की रखवाली कर सके, वो भी तब तक जब तक तुम बिल्कुल निश्चिंत होकर उसका उपभोग कर सको तथा तुम्हारे साथ विश्वासघात ना करे। ऐसे में मुझसे बेहतर आदमी तुम्हें नहीं मिलेगा। ये संपत्ति मेरे सिवा और कोई छिपाकर नहीं रख सकेगा, कोई मुझ पर शक भी ना करेगा। लेकिन मैं जितना इनाम चाहूंगा उतना मुझे देना पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि आगंतुक एक डाकू है। आगंतुक ने कहा, जब तुम स्वयं भी इतना जानते हो तो जितना ठीक समझो उतना ही बोलो। राजमोहन, मैं भाव ताव करना तो नहीं जानता, लेकिन संपत्ति बेचकर जो नगद पाऊंगा उसका 1/4 मुझे देना पड़ेगा। वो डाकू राजमोहन की आदत अच्छी तरह जानता था। वो जानता था कि वो गरज देकर दांव लगाने की कोशिश में है। कुछ देर चुप रहकर वो बोला, मेरी राय में तो ठीक है, लेकिन इस विषय पर दूसरों की राय लेना भी जरूरी है। वैसे तुम जानते ही हो उनके लिए मेरी बात टालना मुश्किल है। राजमोहन, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। माल खिसकाने से पहले मुझे उसकी अंदाजन कीमत लगाकर 1/4 रकम नगद चाहिए। बेचते समय अगर उस कीमत से कम वसूल हुआ तो पैसे लौटा दूंगा। अगर ज्यादा दाम मिले तो तुम्हें बाकी रकम देनी होगी। डाकू, ठीक है, तुम्हारी शर्त हमें मंजूर है। तुम्हें हमारे लिए एक काम और करना होगा। राजमोहन, उसके लिए अलग इनाम देने पर ही तय होगा। डाकू, इनाम क्यों नहीं मिलेगा? माधव घोष की संपत्ति हम अपने लिए चाहते हैं। हम में से एक आदमी की दूसरी फरमाइश है। राजमोहन, वो क्या है? डाकू, माधव घोष की संपत्ति का वसीयतनामा। राजमोहन ने कोई खास दिलचस्पी नहीं ली और हूं करके रह गया। राजमोहन, ये तो खुद भी नहीं जानता। हाँ, उसे एक संदूकची से जरूरी कागज पत्र निकालते अवश्य देखा है, लेकिन वो उसे रखता कहाँ है वो मुझे नहीं मालूम। किसी बड़े बक्स में या अलमारी में रखी होगी, ठीक नहीं जानता। लेकिन बताओ तो सही, ये किसकी फरमाइश है? डाकू, ये बताने के लिए हम बाध्य नहीं हैं। राजमोहन, क्या मुझसे भी नहीं? डाकू, किसी से भी नहीं। राजमोहन, कहीं माथुर घोष तो नहीं? डाकू, हो भी सकते हैं, नहीं भी। अच्छा, वो संदूकची है कैसी? राजमोहन, इसके लिए मुझे क्या मिलेगा? डाकू, तुम्हें क्या चाहिए? राजमोहन, नगद 200 रुपए। डाकू, इतने से काम के लिए 200 रुपए बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारा काम भी तो काफी है। डाकू अपने आप से ही कहने लगा, रात भर एक कागज के टुकड़े को खोजना, संदूकची अवश्य ही उसके सोने के कमरे में ही है। संदूकची कैसे रंग की है ये पता चल जाए तो अच्छा है। तुमसे कुछ कहना बेकार है, तुम्हारी शर्त मंजूर है। राजमोहन, संदूकची हाथी दांत की है, उसके ऊपर माधव के नाम के 3 अक्षर लिखे हैं। डाकू, सब बात तय हो गई। अब तुम मेरे साथ चलो ताकि दल के अन्य लोगों के साथ भी बात हो जाए। हम एक जगह नियत कर लेंगे ताकि तुम वहां आकर हमसे मिलाओ। आओ चलें। अब देर करना खतरे से खाली नहीं। चंद्रमा के अस्त होने के साथ ही हमें अपना काम शुरू कर देना होगा। गर्मियों की रात जल्दी बीत जाती है। इतना कहकर डाकू और उसका साथी दोनों दीवार छोड़कर धीरे धीरे आपस में कुछ अंतर रखकर झाड़ झकाड़ की राह पकड़कर चलने लगे और थोड़ी देर में एक अंधेरी जगह में मिल गए। इधर सुंदरी हैरानी और डर से जड़ बनकर फर्श पर लेट गई। छिपकर सुंदरी ने जो बातें सुनी उसके कारण ही उसका शरीर सुन्न हो गया। तो भी जब तक बात चलती रही
उसने अपनी कांप रही देह पर नियंत्रण रखा और खड़ी रही। भयानक कौतूहल के बीच वो शुरू से अंत तक सारी बातें सुनती रही, लेकिन वार्तालाप खत्म होते ही वो मुर्दे की तरफ फर्श पर गिर पड़ी। कुछ देर भय तथा आतंक के कारण वो मूर्छित अवस्था में पड़ी रही। जब उसकी चेतना लौटी तो वो सुनी हुई बातों पर विचार करने लगी। उसके स्वामी के जीवन का नया और भयानक पहलू अचानक रोशनी पड़ने से उसकी आंखों के सामने स्पष्ट हो चुका था। उसने अब तक स्वामी के कठोर स्वभाव और पशु प्रवृत्ति का ही परिचय पाया था। आज डाकू दल के सहकारी यानी दस्यु स्वामी का नया रूप देखकर उसका शरीर तथा मन ग्लानि से भर गया। ये सोचकर उसे और भी दुख हुआ कि वो ये आदमी इतने दिनों से उसके निष्कलंक हृदय से खेला करता है। भविष्य के बारे में सोचकर उसने जाना कि अब भी उसे इस व्यक्ति के विभत्स आलिंगन में जाना पड़ेगा। अपने को उससे दूर रखने का कोई उपाय नहीं है। वो बिल्कुल बेबस है। कोई उपाय भी तो नहीं है। क्या आगे भी उसे ऐसा ही अभिशप्त जीवन बिताना होगा? ये सब कुछ सोचकर उसका कलेजा मुंह को आने लगा। इसके बाद उसे उस बात का ध्यान आया जिस काम में उसका पति सहायता करने को तैयार था। इसी को सोचकर मातंगनी का मन और शरीर कांपने लगा। इस भीषण नीच कार्य में उसकी बहन हेमांगनी तथा बहनोई माधव की हानि होगी। उसका खौलता हुआ खून जमने लगा। उसके सिर में पीड़ा होने लगी, अपने अत्यंत प्रियजनों की, जो बेधड़क होकर सो रहे हैं, जिनका किसी भयानक आक्रमण द्वारा सब कुछ क्षण भर में ही खत्म हो जाएगा। मंगल कामना की चिंता में इतनी डूब गई कि अपने अभिशप्त भविष्य और लांछित नारी जीवन की सुध बुध न रही। उसने मन में कहा, अगर अपना जीवन देकर भी उन्हें बचाया जा सके तो वो भी उसे करना होगा। सबसे पहले उसे ख्याल आया कि घर के लोगों को जगाया जाए, पर फिर सहसा रुक गई, क्योंकि ये समझदारी का काम न होगा। उसके कहने पर किसी को यकीन न आएगा कि राजमोहन ऐसा करेगा। उसकी बुआ और बहन क्या कभी मानेंगी? और अगर ये भी करना चाहे तो क्या माधव को नष्ट होने से बचा सकेगी? वो अपने आत्मीय राजमोहन के सामने भी उसके विरुद्ध कुछ न कह सकेगी। हो सकता है कि वो दोनों उसकी बात पर विश्वास न करके सारी बात राजमोहन को बता दे तो उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। तभी उसे कनक का ध्यान आया। क्या उसे माधव के घर भेजकर ये काम नहीं किया जा सकता? कनक का घर ज्यादा दूर नहीं है। घर से घर एक तरह से मिला हुआ ही है। चुपके से अपने घर से निकलकर राजमोहन को संकट में न डालकर कनक द्वारा ही ये काम हो सकता है। संभव होने पर भी ये काम कनक द्वारा ही हो पाना कठिन जान पड़ा। कनक की मां को जगाए बिना ये काम होना मुश्किल था, क्योंकि वो दोनों एक ही कोठरी में सोती थी। कनक तो बिना किसी हिचक के उस पर विश्वास कर ही लेगी, पर उसकी मां इतनी आसानी से उस पर विश्वास करने वाली ना थी। उसे तो सब खोलकर बताना पड़ेगा। ऐसा करने से उसका पति लपेट में आ जाएगा। किंतु भगवान तथा इंसान को साक्षी मानकर एक दिन जिसे अपनाया था, उसके विरुद्ध वो कैसे जा सकती थी? कनक को अकेले बुलाकर आधी रात इसके बारे में बताना भी आसान नहीं है। कनक की माँ क्या आधी रात को उसे बाहर भेजने को तैयार हो जाएगी? ये भी हो सकता है कि वो समझे मातंगनी पागल हो गई है या उसका चरित्र खराब हो गया है। मान लो वो मान भी गई तो क्या इतनी रात को कनक इस कठिन राह पर चल सकती है? विशेषकर तब जबकि डाकू अपनी कोशिश में लगे हैं। राह में किनारे पर उनका छिपा रहना भी मुमकिन है। सब ओर से हताशा होकर मातंगनी ने सोचा, जो कुछ भी करना है उसे अकेले ही करना होगा। ये सोचकर उसका शरीर भय से थर-थर कांपने लगा। आधी रात के भयानक सन्नाटे में बियावान जंगल में अकेली जवान औरत, वो भी स्वभाव से सरल, भूत प्रेतों पर विश्वास करने वाली। जंगलों में जो सब अलौकिक जीव भूत प्रेत आदि विहार करते हैं, उनके बारे में बचपन में उसने कई कहानियां सुन रखी थी। उसके मन में वो जीव विशेषकर बसे हुए थे। इसके अलावा भयानक क्रूर डाकुओं का दल वहां मौजूद है। अगर उनके हाथ पड़ गई तो क्या होगा? उन डाकुओं के दल में अगर उनका स्वामी भी हुआ तो? ये सोचकर मातंगनी कांप उठी। मगर मातंगनी हृदय से साहसी थी। उसने सोचा कि वो प्राणों की बाजी लगाकर अपनी बहन तथा बहनोई का भला अवश्य करेगी। उन्हें कष्ट होने से बचाना ही होगा। जितना उसे भयानक संकट ध्यान आता, उतना ही बहन तथा बहनोई का प्रेम उसके हृदय में उमड़ने लगता। फलस्वरूप वो उनके प्यार की वेदी पर अपने प्राणों की बाजी लगाने को तैयार हो गई। लेकिन नारी हृदय की कमी ने उसकी राह में अड़चन डाल दी। आधी रात के समय उनके घर में कोई उस पर क्या यकीन करेगा? खुद माधव ही क्या सोचेगा? कुछ देर माथे पर बल डाले वो कीर्तिव्य मूर्ति सी खड़ी रही। मूर्ति सी बनी मातंगनी ने साहस करके गर्मी से भरे कमरे की खिड़की खोल दी। धीरे धीरे उसे वृक्षों की छाया और उन पर पड़ा चंद्रमा का प्रकाश दिखाई देने लगा।
उसे ध्यान आया, थोड़ी देर में उसे डाकुओं का शोर सुनाई दिया। तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। सिर पर आए संकट ने उसकी बुद्धि हर ली। समझने की शक्ति उसमें न रही। उसमें अपने आत्मियों का प्रेम 10 गुना बढ़ गया, जिसने उसकी बाधा दूर कर दी। स्वयं को सिर से पैर तक मोटी चादर से ढककर वो होशियारी से द्वार बंद करके निकल पड़ी। ठीक जैसे राजमोहन ने बंद किया था, वैसे ही उसने भी बंद कर दिया। जब वो नीले आकाश के नीचे आकर खड़ी हुई तो उसके पैरों ने आगे बढ़ने से जवाब दे दिया। दोनों हाथ जोड़कर धीमी आवाज से कह उठी, भगवान मुझे हिम्मत दो। इसके साथ ही वो तेजी से बिना आवाज किए चल पड़ी। झाड़ियों की राह चलते चलते उसका दिल कांपने लगा। जंगल का भयानक सन्नाटा और अंधकार उसका दिल भयभीत करने लगा। वनस्पतियों के गांठ गठीले तने भूत प्रेत बनकर उसे और डरा रहे थे। अंधकार से ढके वन में मानो डाकू उसकी ताक लगाए बैठे थे। वृक्षों से पत्ते गिरने का शब्द या पक्षी के पर फड़फड़ाने का शब्द भी चौंका देता था। फिर भी हृदय को कड़ा करती हुई वो आगे बढ़ती रही। वो मन में बार बार अपने इष्ट देवता का नाम रटती जा रही थी। अब वो एक ऐसे स्थान पर पहुंच गई जहां पर बीच की भूमि समतल थी। उसके दोनों तरफ की भूमि ऊंची थी। यहीं पर अंधेरा ज्यादा था। एक और बड़ा सा आम का बाग था जिसके चारों ओर कटीले झाड़ों का घेरा था। दूसरी ओर एक पोखर का ऊंचा किनारा था। ये पोखर का ऊंचा किनारा छोटी छोटी कांटेदार झाड़ियों से ढका था। इन झाड़ियों के ऊपर 3 बरगद के पेड़ अपनी शाखाएं फैलाए अंधेरे को और भी डरावना बना रहे थे। मातंगनी ने नजर उठाकर देखा। प्रकाश की तीव्र किरण आम के बाग से उसकी ओर आ रही थी और कुछ दबे हुए स्वर भी स्पष्ट सुनाई दे रहे थे, जैसे कोई वाद विवाद चल रहा हो। जिस बात का उसे डर था वही हुआ। ये तो वही डाकुओं का दल है। मातंगनी मूर्ति सी खड़ी रही, एक पग भी न चल सकी। मुसीबत पर मुसीबत आने लगी। जो ही उसके पैरों की आहट पाकर कुत्ता भौंकने लगा, वैसे ही आम के बाग से आ रही आवाज रुक गई। इतना तो फिर जान गई कि कुत्ते के भौंकने से डाकू उसके बारे में सावधान हो चुके हैं। तब उसका पकड़ा जाना लगभग तय है। इस नए संकट से उसमें भी नई शक्ति पैदा हो गई। पल भर में ही वो हिरनी की तरह दबे पांव फुर्ती के साथ पोखर के किनारे पहुंच गई। जहां गहरा अंधेरा था, पैरों की राह चलने वाले जो उसे ढूंढेंगे वो अंधेरे में कुछ न देख पाएंगे। लेकिन अगर डाकू उसे बरगद के पेड़ों की राह जाकर देखेंगे तो जरूर पकड़ लेंगे। आसपास झाड़ी भी नहीं छिपने के लिए, लेकिन कुत्ता बार बार भौंक रहा था। इसलिए उसने 1 मिनट भी देर न करके मिट्टी का एक भारी लौंदा चादर में बांध लिया। इस तरह उसने सिर पर आए संकट से छुटकारा पाने की कोशिश की। उसने सोचा वो जो महीन कपड़े पहने हैं उन्हें संभालने में ज्यादा परेशानी न उठानी पड़ी। तालाब के दूसरे किनारे पर लोगों के पैरों की आहट साफ सुनाई देने लगी। उसने धीरे धीरे वो चादर में बंधी मिट्टी का लौंदा पानी में डुबो दिया। जल में किसी भी चीज के गिरने का शब्द भी न हुआ। इसके बाद वो स्वयं भी पानी में उतर कर बैठ गई। नाक तक सारा शरीर उसके पानी में डुबा दिया। काले रंग के पानी में उसके सिर के सिवाय पानी में कुछ और दिखाई देना मुमकिन न था, पर उसका गोरा मुखड़ा उसे मुसीबत में डालने के लिए काफी था। उसने झट अपना जूड़ा खोलकर केश मुख पर फैला लिया। तेज से तेज नजर भी जल में फैले बालों को पहचान न पाएगी। देखते ही देखते पैरों की आहट और गले की आवाज उसी ओर आते आते रुक गई। मातंगनी ने समझ लिया, पर टस से मस नहीं हुई। एक आदमी ने कहा, बड़ी हैरानी की बात है, मैंने साफ देखा था। सिर से पैरों तक चादर से ढकी हुई मनुष्य मूर्ति खड़ी थी। दूसरा आदमी, नहीं, तुमने पेड़ के किसी ठुंड को आदमी जाना होगा। अगर माना आदमी था तो क्या इतनी जल्दी हवा हो गया? इसके अलावा इस गर्मी में कौन सिर से पैर तक चादर ओढ़ कर बाहर घर से निकलता है? ऐसा तो वही करेगा जिसका दिमाग खराब होगा। पहला आदमी, ठीक कहते हो दादा, शायद मैंने कोई भूत प्रेत देखा होगा। मातंगनी ने एक बार जल्दी से मुंह फेर कर देखा कि डाकू मातंगनी का पता न पाकर लौट गए हैं। मातंगनी कुछ देर पानी के अंदर बैठी रही। जब लोगों के पैरों की आहट दूरी पर जाकर बिल्कुल मिट गई, तब उसने समझ लिया कि वो लोग आम के बाग में पहुंच गए हैं। तब वो पानी से बाहर निकल आई। चादर तालाब के भीतर ही रही। फिर उस खतरे से भरी राह पर न चलकर पानी के किनारे किनारे चलने लगी। जिस ओर का किनारा वो छोड़ आई थी, उसी के बगल उसने दूसरा किनारा पकड़ लिया। डर से सहमी वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। ये राह उसकी जानी पहचानी थी, क्योंकि नदी में नहाने आने की उसकी मनाही न थी। वो चतुर नारी एक किनारे से दूसरे किनारे पर चलने लगी। ये राह घने झाड़ झंकाड़ वाली थी। अंत में वो मन में तरह तरह की आशाएं लिए उसी राह में पहुंच गई और उस आम की बगिया
और भौंकने वाले कुत्ते को पीछे छोड़ आई। लेकिन यहाँ एक और समस्या उसके सामने आ गई। जब से वो राधागंज में आई थी तब से केवल 2 ही बार अपनी बहन के घर आई थी, वो भी पालकी में बैठकर। केवल लोगों के मुंह से सुनी राह ही पता थी, अतः चौराहे पर आकर उसे रुकना पड़ा। बहुत परेशान होकर वो चारों ओर देखने लगी। सहसा उसकी नजर देवदार के एक वृक्ष पर पड़ी जो उसकी बहन के मकान के सामने था। वो तुरंत उसकी राह चल पड़ी। चलते हुए थोड़ी देर में माधव के बड़े महल के पास पहुंच गई और खिड़की की ओर बढ़ी। अभी आखिरी संकट से निपटना शेष था। उस समय घर के सब लोग गहरी निंद्रा में सो रहे थे। भीतर जाने की समस्या भी सामने थी। मातंगनी इतना तो जानती थी कि खिड़की के पास वाली कोठरी में करुणा नाम की दासी सोती थी। कई बार थपथपाने से दासी की नींद खुल गई। वो क्रोध के कारण बोली, इतनी रात गए दरवाजा कौन पीट रहा है? मातंगनी ने बेचैन स्वर में कहा, करुणा जल्दी दरवाजा खोलो ना। बेवक्त मजे की नींद में बाधा डालने वाले आगंतुक के ऊपर करुणा को भला करुणा कैसी? उसने कड़ी आवाज में पूछा, तुम कौन हो जिसके लिए मैं दरवाजा खोल दूं? मातंगनी अपना नाम बताना न चाहती थी। उसने घबराए हुए स्वर में कहा, अरे जल्दी खोल, देखती ही पहचान जाओगी मैं कौन हूं। करुणा अब अपना धैर्य खोकर जोर से चिल्लाने लगी, तुम कौन हो जी, बताते क्यों नहीं? अब करुणा की सहज बुद्धि लौट आई। उसने मन में सोचा, चोर तो इतनी मधुर आवाज में नहीं बोलता। फिर बिना किसी हिचक के उसने झट दरवाजा खोल दिया। मातंगनी को देखकर करुणा को सहसा हैरानी हुई। वो एक प्रकार से चिल्ला उठी, मालकिन तुम? मातंगनी ने कहा, मैं तुरंत हेम से मिलना चाहती हूँ, उसके पास ले चल मुझे। करुणा का दिमाग चकराने लगा। उसकी हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई। उसने पूछा, इतनी रात गए तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो मालकिन? आपके सब कपड़े गीले हैं, आखिर बात क्या है? मातंगनी उसके प्रश्नों का उत्तर देने के मूड में न थी, इसलिए उसने आज्ञापूर्ण स्वर में कहा, मुझे हेम के पास अभी ले चल। करुणा ने कहा, वो तो सो रही हैं, उन्हें जाकर जगाती हूँ, तब तक आप ये भीगे कपड़े उतार लें। करुणा को जो धोती मिली वही उसने लाकर दे दी। मातंगनी ने झटपट धोती बदली और हेम से मिलने के लिए कोठे पर दूसरी मंजिल में दासी के पीछे चल पड़ी।